A very good morning dear student. Welcome in my YouTube channel. Today we will discuss about properties of lubricant. इसके पहले हमने introduction, functions, mechanism and classification of lubricants डिस्कस किया है. इसके बाद हम चलते हैं properties of lubricants. किसी भी ऑयल को मशीन में अप्लाई करने से पहले कई सारी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना पड़ता है. उसके बाद ही उनको हम किसी भी मशीन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर एक मशीन का एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, लोड होता है. तो अलग अलग मशीन जब अलग अलग कंडीशन में रन करती हैं तो उसमें जो हम ऑयल अप्लाई कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं और उनको हम एक पर्टिकुलर मशीन के लिए पर्टिकुलर लुब्रिकेंट को ही अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर के प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस होता है और मशीन प्रॉपरली रन करती है. तो उसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स. तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं विस्कोसिटी पर. विस्कोसिटी जो एक प्रॉपर्टी जो है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी कहलाती है और लिक्विड की प्रॉपर्टी में होता ये है कि कोई भी लिक्विड की फ्लोएबिलिटी जो बहाव है वो अलग अलग होता है. आप पानी को बहाइए और शहद ले लीजिए उसको बहाइए और एक ऑयल ले लीजिए उसको बहाइए, सभी को आप जब फ्लो कराते हैं तो आप देखते हैं कि पानी जल्दी फ्लो कर जाता है, ऑयल जो है वो थोड़ा सा स्लो फ्लो होता है. हनी या शहद को आप ले लेंगे उसको आप फ्लो कराइए, बहुत ही स्लो जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है. तो रीजन क्या है? ये तीनों ऑयल को यदि हम तीनों लिक्विड को यदि हम अलग अलग कंपेयर करें तो जो हमारा वाटर है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, इसलिए वो जल्दी फ्लो कर जाता है. ऑयल की विस्कोसिटी कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा स्लो फ्लो हो रहा है. और शहद या हनी की यदि हम बात करें तो वो उसकी तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो फ्लो हो ही नहीं रहा है, बहुत स्लो फ्लो हो रहा है. तो ये जो तीनों तरीके के अलग अलग जो भी इनकी फ्लोएबिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है कि सबकी फ्लोएबिलिटी में अलग अलग तरीके से वो फ्लो कर रहे हैं. तो होता यह है कि जो भी हमारा लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल के बीच में होता है एक कोहेसन फोर्स, जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स या कोहेसन फोर्स हम बोलते हैं. इस टर्म को हम याद रखेंगे, कोहेसन फोर्स. और ये जो कोहेसन फोर्स जो होता है यही एक अट्रैक्शन फोर्स होता है. और अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से यदि मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है और फ्लूइड के मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, अब इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? कोहेसन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है यहाँ पर लगा हुआ है. इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स होने के वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को फ्लो होने नहीं दे रहे, उनमें अट्रैक्शन फोर्स है तो वो रेसिस्ट कर रहे हैं उनकी फ्लोएबिलिटी को. तो उसी के कारण विस्कोसिटी होती है या फ्लोएबिलिटी रेसिस्ट होती है. तो यहाँ पर यदि हम डेफिनेशन देखें, अगर हम साइंटिफिक वर्ड में अगर कुछ डेफिनेशन अगर हम विस्कोसिटी के देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑयल. फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑयल. ऑयल का एक ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में ही एक फ्रिक्शन है जो कि उसके बहाव को रोक रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है? विस्कोसिटी. और दूसरी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड that determines its resistance to flow. जो किसी भी लिक्विड के बहाव को उसका जो रेसिस्टेंस है, उसका जो रुकावट है उसको डिटरमाइन करना, वही हमारी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है. तो विस्कोसिटी में यदि हम देखें तो आप यदि किसी भी लिक्विड को जो गाढ़े हैं, जो बिल्कुल हाई विस्कस ऑयल है या हाई विस्कस लिक्विड है, उनकी फ्लोएबिलिटी को यदि आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर अलग अलग लेयर्स जो रहती हैं उन लेयर्स में ऐसा आपको पैराबोला दिखाई देगा. कभी भी कोई भी लिक्विड कुछ इस तरीके से फ्लो नहीं होगा,
कुछ इस तरीके से फ्लो नहीं होगा कि बिल्कुल पैरेलली फ्लो हो रहा है। आप देखना जितने भी हाई विस्कस ऑयल जो रहते हैं, जब उनकी फ्लोएबिलिटी होती है तो उसमें कुछ इस तरीके का पैराबोला बनता है। रीजन क्या है इसको पैराबोला बनने के पीछे रीजन क्या है कि जो भी लिक्विड है जितने ज्यादा थिक होंगे उतनी ज्यादा उसमें ये पैरेलल लेयर्स होंगे। जितने पतले ऑयल होंगे उनकी लेयर्स कम रहेगी, जो गाढ़े द्रव होंगे हाई विस्कस होंगे उनकी लेयर्स उतनी ज्यादा हाई, मतलब बहुत ज्यादा लेयर्स रहेंगी, इस टाइप की लेयर्स हैं। और एक लेयर दूसरे लेयर पे इस तरीके से फ्लो होती है, इस तरीके से फिसलती है, स्लाइड होती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्लाइड हो रहा है, तो ये इस टाइप से यहाँ पर आगे 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 मूवमेंट्स जो है हो रहा है। तो इसमें होता यह है कि ये जो पैराबोला बनने के पीछे रीजन क्या है कि इसमें जो भी आपने देखा होगा कि जो अलग अलग स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। यदि मान लीजिए सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में यदि मान लीजिए यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है तो सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर उसके बाद यदि हम उसको देखें तो सॉलिड और लिक्विड में इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो रहेगा अट्रैक्शन फोर्स। फिर लिक्विड में और भी कम रहेगा, और इसके बाद फिर लिक्विड एंड गैस में और कम हो जाएगा, और गैस एंड गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और कम होता है। ये इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हमने यहाँ से कोई भी ऑयल को या कोई भी लिक्विड को फ्लो कराया, तो ये क्या है, सरफेस है, और सरफेस कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो ये सॉलिड है, और सॉलिड के ऊपर यहाँ पर ये है ऑयल की फर्स्ट लेयर, लिक्विड की फर्स्ट लेयर। तो अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, तो जो थोड़ा सा हाई होता है। इस वजह से फर्स्ट लेयर आप देखना थोड़ी सी एक प्रकार से पीछे की तरफ है। फिर उसके बाद उसकी सेकंड लेयर जो उसके ऊपर स्लाइड हो रही है, तो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर के बीच में क्या है, लिक्विड। सेकंड एंड थर्ड लेयर के बीच में लिक्विड। थर्ड एंड फोर्थ लेयर के बीच में लिक्विड। तो लिक्विड एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड होते चले जा रहे हैं। तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। इसके बाद सबसे ऊपर की जो लेयर है, वो सबसे ऊपर की लेयर है वो है लिक्विड, और फिर यहाँ पर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है, तो उसमें क्या है, वो गैस है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया है, अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में आ गया है, लिक्विड एंड गैस के बीच में, वो थोड़ा सा और कम होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो जिस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होते चले जा रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर लिक्विड के बीच में और बाद लास्ट में यहाँ पर सॉलिड लिक्विड और लास्ट में लिक्विड और गैस लेयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की कमी होने की वजह से ही ये थोड़े से आगे हैं, ये थोड़ा सा पीछे है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पैरेलल बनता है, एक पैराबोला टाइप का यहाँ पर ये बनता है। इस टाइप का हमको लिक्विड में फ्लोएबिलिटी दिखती है। अब इसके ऊपर कितना अट्रैक्शन फोर्स है, पर यूनिट एरिया में किस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, कितना, उसको समझने के लिए हमको दो टर्म्स और डिस्कस करना है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो दोनों चीजों को हम डिस्कस करते हैं। अब हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि डेफिनेशन में बोला क्या गया है। तो इसमें क्या है, द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया which is required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layer। हमने यहाँ पर देखा था कि जो भी लिक्विड है उसकी ये इस तरीके से लेयर होती है, और ये लेयर कुछ जब फ्लोएबिलिटी होती है तो कुछ इस तरीके का पैराबोला बनता है। और पैराबोला जब बनता है तो इनकी जो वेलोसिटी है, मीन्स यहाँ पर जिस तरीके से इनमें मूवमेंट्स हो रहा है, उनमें ये टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी से यहाँ पर निकालते हैं। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये जो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज्यादा इस तरीके से मूवमेंट्स जो हो रहे हैं। तो पैरेलल लेयर के दोनों पैरेलल लेयर के बीच
बीच में जो यूनिट विस्कोसिटी ग्रेडियंट है उसका मेजरमेंट हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी से करते हैं। फिर इसका जो यहाँ पर यूनिट है, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो सीजीएस सिस्टम में जो होता है वो है पॉइस। और फिर इसके बाद और भी इसमें और भी जो है इसको सेंटीपॉइस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर यूनिट है, इट इज डिनोटेड बाय ईटा, दिस इज ईटा, और यहाँ पर ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं। द डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज ml-1 T-1। ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का, और हमको अपने मैटर में भी जो भी हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं उनमें ये सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। तो ये जो है इस तरीके के यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है, जो इनके ग्रेडियंट वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में, उनको हम निकालते हैं पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसके बाद हम दूसरी विस्कोसिटी डिस्कस करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी फॉर एनी फ्लूइड। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, कितनी डेंसिटी होने पर कितनी विस्कोसिटी होगी, उसका जो रेशियो है उस रेशियो को हम एब्सोल्यूट काइनेमेटिक विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय V। The unit of absolute kinematic viscosity is Stokes and the dimension is L square T-1। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। अब यदि हम एब्सोल्यूट काइनेमेटिक विस्कोसिटी को यदि हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करें तो V इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, म्यू अपॉन रो। म्यू जो है वो यहाँ पर म्यू मीन्स बल्क विस्कोसिटी, म्यू मीन्स बल्क विस्कोसिटी एंड रो मीन्स डेंसिटी। तो कितनी डेंसिटी होने पर कितनी विस्कोसिटी होगी उसका पूरा यहाँ पर रिलेशन जो है हम एब्सोल्यूट काइनेमेटिक विस्कोसिटी के थ्रू हम पूरा नॉलेज इसका ले सकते हैं। तो मेन चीज है इतना सब पढ़ने के पीछे क्या रीजन है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हमको एक इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी। तो इससे हम हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि किस मशीन के लिए कौन सा ऑयल सूटेबल है, कितनी विस्कोसिटी होना चाहिए, वो सारी चीजों का नॉलेज हमको पहले होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मशीन में। इसके बाद हम चलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स की तरफ। एंड नाउ वी विल मूव ऑन विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स टर्म्स जो है वो विस्कोसिटी पर टेम्परेचर के इफेक्ट को शो करता है कि किस तरीके से विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो दो तीन रिलेशन हमको याद रखना है कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मीन्स यदि हम टेम्परेचर को हाई करते जाएं, उसको हम बढ़ाते जाएं, तो विस्कोसिटी हमेशा कैसे होती जाएगी, लो होती जाएगी। क्यों लो होगी, क्योंकि विस्कोसिटी क्या है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस है। विस्कोसिटी क्यों हो रही है, एक कोहेशन फोर्स के कारण हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण हो रही है। अब जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है और यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मूवमेंट्स बढ़ेगा, मूवमेंट्स बढ़ेगा, मूवमेंट्स बढ़ता चला जाएगा। तो जब जैसे ही मूवमेंट्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर का विस्कोसिटी से क्या रिलेशन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यदि हम प्रेशर के साथ देखें इसका क्या रिलेशन है, तो प्रेशर के
साथ विस्कोसिटी का क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, उसके कारण अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन थोड़ा सा माइंड में आप रखिएगा। अब टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट कितने टेम्परेचर पे कितनी विस्कोसिटी होगी, कितना यदि वो डिक्रीज होगी तो वो किस हिसाब से होगी, उसके लिए उस टर्म्स को जानने के लिए हम एक उस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे पास एक टर्म्स है विस्कोसिटी इंडेक्स। तो विस्कोसिटी इंडेक्स की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है। द रेट एट विच द विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल चेंजेस विथ टेम्परेचर is measured by an empirical number known as viscosity index। एक एम्पिरिकल नंबर से हम टेम्परेचर और विस्कोसिटी के बीच के रिलेशन को जानते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स। अब विस्कोसिटी इंडेक्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम विस्कोसिटी इंडेक्स निकालते हैं। उस फॉर्मूला को हम सभी लर्न करेंगे। विस्कोसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू L माइनस U अपॉन L माइनस H इंटू 100। ये यहाँ पर एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन में L क्या है, U क्या है, H क्या है, ये सारी चीजों का हमको इसका नॉलेज लेना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो न्यूमेरिकल आप जरूर उसको देखेंगे, उसमें हमेशा एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे के रखूंगी, आप उसको जाकर के वहां से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर विस्कोसिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला L माइनस यू अपॉन L माइनस एच, इसमें यहाँ पर 3 टाइप्स के ऑयल डिस्कस किए गए हैं। L मीन्स होता है लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल। L मीन्स लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल, उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल। स्टैंडर्ड ऑयल, और इसको हम एक और टर्म्स में बोलते हैं गल्फ ऑयल। इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑयल। जो गल्फ कोस्ट ओरिजिन से निकलते हैं गल्फ ऑयल कहलाते हैं। तो ये लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल क्यों बोल रहे हैं, इनको हमेशा ध्यान रखिए। जो भी लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल होते हैं, उन ऑयल पर विस्कोसिटी का, उनकी विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। एक बहुत जल्दी ये इनकी विस्कोसिटी हमेशा, यदि टेम्परेचर को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे घटाएंगे, इनकी विस्कोसिटी पर ग्रेट चेंज दिखाई देगा हमको। एकदम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे ऑयल, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एकदम विस्कोसिटी लो हो जाएगी, एकदम फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऑयल जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े, उसको हम बोलते हैं लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल। और दूसरा टर्म्स यहाँ पर हमने देखा है H। H को हम बोल रहे हैं हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल। इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल, और इसको एक टर्म्स और बोलते हैं, उस नाम से भी आता है पेंसिल्वेनियन ऑयल। पेंसिल्वेनियन ऑयल। पेंसिल्वेनिया एक यूएस में जगह है, उसके उस पर ही इसका नाम रखा गया है पेंसिल्वेनियन ऑयल। इसको हम बोलते हैं हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल। तो जो पेंसिल्वेनियन ऑयल जो है, इनकी विस्कोसिटी पर, बहुत अच्छे से इस चीज को समझिएगा, इनकी विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। जो हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल होते हैं, उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता उनकी विस्कोसिटी पर। टेम्परेचर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे घटाएंगे, पर उनकी विस्कोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो उनको हम बोलते हैं हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल।
तो इन दोनों ऑयल की हेल्प से, इनकी हेल्प से हम किसी भी अननोन ऑयल की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो जो U जो है वो क्या है, विस्कोसिटी ऑफ अननोन ऑयल। तो अननोन ऑयल जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजों का आप ध्यान रखिएगा, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल जो होते हैं उन पर, उनकी विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल होंगे जिनको हम गल्फ ऑयल बोलते हैं, उनके ऑयल की विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का ग्रेट इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जरा भी थोड़ा बहुत कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, उनकी विस्कोसिटी में ग्रेट चेंज हमको दिखाई देगा। तो अब एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में होता होगा कि इनका क्या कॉम्पोजिशन होता होगा, ऐसा क्यों है कि इसके ऊपर विस्कोसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर नहीं पड़ रहा। तो आप ध्यान रखिएगा, उनका जो बेस होता है, जो बेस होता है ऑयल का, वो अलग अलग होता है। तो जो गल्फ ऑयल होते हैं उन पर उनका जो बेस होता है वो बेस होता है नेफ्थेनिक बेस। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नेफ्थेनिक बेस या एलिसाइक्लिक कंपाउंड इसमें होते हैं। तो इनका जो बेस होता है वो नेफ्थेनिक बेस होता है, एलिसाइक्लिक होता है। और इनका जो बेस होता है पेंसिल्वेनियन ऑयल का, वो होता है पैराफिनिक बेस। इनका जो बेस होता है वो पैराफिनिक बेस होता है। तो पैराफिनिक बेस होने की वजह से इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, और जो नेफ्थेनिक बेस वाले ऑयल होते हैं उन पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ये दोनों चीजें थोड़ा सा अपने माइंड में आपको रखना है। ग्राफ से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल, अननोन ऑयल, उन पर किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमने दो टेम्परेचर स्टैंडर्ड माने गए हैं। एक है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको कि हमने टेम्परेचर लो रखा, और फिर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करते 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 हम लेकर गए हैं 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिए हैं, और इन दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस के साथ साथ विस्कोसिटी की स्टडी की है। तो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इसमें हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है टेम्परेचर, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने ले लिया है विस्कोसिटी, जिसको कि हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है विस्कोसिटी। अब इसके बाद हमने जब लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल को जैसे 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 हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, हमने देखा उसकी विस्कोसिटी में ग्रेट चेंज हो रहा है। मतलब विस्कोसिटी की वैल्यू जो यहाँ पर थी हाई था, अब टेम्परेचर के साथ 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 देखा यहाँ पर 210 में आते आते उसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो गई। ये विस्कोसिटी में ग्रेट चेंज हमको दिखाई दे रहा है टेम्परेचर के साथ। तो जो लो विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल है उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। इसके बाद जब हमने हाई विस्कोसिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड ऑयल का, जब हमने इसका विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, हमने टेम्परेचर को जो जैसे 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 थोड़ा थोड़ा हमने जैसे ही बढ़ाया, तो बढ़ाने पर हमने देखा कि इसकी विस्कोसिटी पर कोई भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा। मतलब चेंजेस हैं पर नेग्लिजिबल है। मतलब हमारा एक्स एक्सिस के साथ ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है, ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट पैरेलल चला, मतलब जो विस्कोसिटी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर थी वही विस्कोसिटी 210 पर है। मतलब विस्कोसिटी में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दिया, और थोड़ा बहुत दिखाई भी दिया वो नेग्लिजिबल है। फिर इसके बाद हम कोई भी ऑयल को ले लें, कोई भी ऑयल हमने आपको गिवन ऑयल कुछ भी दे दिया, कोई भी सैंपल दे दिया, और हमने बोला उसका विस्कोसिटी इंडेक्स निकालो, उसका टेम्परेचर के साथ उसका क्या किस तरीके से चेंजेस हो रहा है उसको निकालो। तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और उसके साथ साथ उसकी विस्कोसिटी की स्टडी करते चले जाते हैं कि इस टेम्परेचर पे कितनी विस्कोसिटी, इस पर कितनी है, इस पर कितनी है। तो जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। हमारा हो सकता है कि यहाँ पर 100 डिग्री पर कुछ और ग्राफ हो, कुछ और इसकी विस्कोसिटी हो, और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो विस्कोसिटी में चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी अननोन ऑयल की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो विस्कोसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए रेडवुड विस्कोमीटर का पूरा डिस्क्रिप्शन
पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ सारा कुछ एक्सप्लेनेशन, थ्योरी भी पार्ट है और प्रैक्टिकल पार्ट भी मैंने उसके एक वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देने वाली हूँ। आप प्लीज वहां पर जाकर के सारे चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं और रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 और 2 के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर आप अच्छे तरीके से उसकी स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन पर लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।